चलिए, चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो भैया अब ये चैप्टर आपने क्लास 9th में तो पढ़ा ही है ना, कि नहीं पढ़ा है? 9th क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ। ठीक है, न्यूटन के कितने लॉ हैं? 3। पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। दूसरा क्वांटिटेटिव लॉ F इज इक्वल्स टू ma, दूसरा लॉ, है ना। तीसरा लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो तीसरा लॉ हो गया। मतलब हमको पता है कि भैया न्यूटन की सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या लिखना है। न्यूटन के 3 लॉ हैं, ये हमें पता है। ठीक है, और चौथा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, वही F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। अब इस चैप्टर में हम लोग को ये 3 चीजें पढ़नी है और इससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है। इसको पढ़ने के लिए पूरा एक चैप्टर दिया गया है, ग्रेविटेशन। बात समझ आ गई? तो हम लोग इस समय केवल न्यूटन के 3 लॉज पढ़ेंगे और इसके लिए पूरा एक अलग चैप्टर है जो कि बाद में पढ़ा जाएगा। चलो, अब न्यूटन के लॉज तो आप बचपन से ही समझते आ रहे हो, तो बहुत अलग चीज नहीं है, सुने भी बहुत हो गए न्यूटन, है ना, सेब तेरा न्यूटन। फिलहाल आप लोग सबसे पहला टॉपिक डालो इसमें। अच्छा, ये टॉपिक भी डालने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। न्यूटन के लॉज को समझने के लिए पहले 9th में जाइए और कुछ फोर्सेस के बारे में समझिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में समझिए। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 2 तरीके के फोर्सेस हुआ करते थे, अगर आपको याद हो। एक होता था कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा क्या होता था? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सही। कांटेक्ट फोर्सेस में भी कई तरीके के फोर्सेस थे। कौन कौन से? कौन से फोर्स? मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर है, पॉपुलर मस्कुलर फोर्स। अच्छा भैया, हाँ बच्चे इधर ध्यान दो, हैं? अरे हाँ, ये चल रहा हाँ, अच्छा, इसको काटना है। तो देखो इधर, तो आदत नहीं है ना। हाँ, तो कांटेक्ट फोर्स में कुछ फोर्सेस है, आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है फ्रिक्शनल फोर्स। चलो, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बचपन वाली चीजें सब पढ़ा हुआ है लोगों ने, कि अगर एक बॉडी का मास है m, एक बॉडी का मास क्या है, और ये बॉडी इधर की तरफ मूव कराई जा रही है बाहर से फोर्स लगा के, तो इस बॉडी पे सरफेस की वजह से लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। सरफेस रफ होगी तो उसकी वजह से कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे लगता है बॉडी के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट, और वो बॉडी को रोकता है मूव करने से। ये तो पता है हम लोग, ठीक है। दूसरा फोर्स है, अब इसका भी पूरा चैप्टर है फ्रिक्शनल फोर्स का, इसी के अंदर आ जाए, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है टेंशनल फोर्स, तनाव। टेंशनल फोर्स क्या है? ठीक है, एक बॉडी ऐसे लटक रही है पेंडुलम, इसका मास कितना है? m। बॉडी लटक रही है, इसका मास कितना है? m, इस बॉब का। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशनल फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। फिर तीसरा आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब वो फोर्स जो सरफेस के 90 डिग्री पे एक्ट करता है, सरफेस के नॉर्मली एक्ट करता है। जैसे अगर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा बॉडी पे? ऐसे एक्ट करेगा। n से भी डिनोट कर सकते हो, r से भी डिनोट कर सकते हो। सरफेस के 90 होना चाहिए। अगर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसी होगी? ऐसी होगी, n या r। बात समझ में आ रही है? तो सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसी हो जाएगी।
बात समझ आ रही है? फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बाद कौन सी फोर्स आती है? फोर्स ड्यू टू कोलिजन। फोर्स ड्यू टू कोलिजन। दो बॉडीज अगर आपस में टकराती हैं तो उनसे होने वाले कोलिजन से जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज फोर्स ड्यू टू कोलिजन। और एक और होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से लगने वाला। अब मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हमने खींचा, हमने जिस फोर्स से खींचा वो है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। खींचने के बाद विश्वास बाबू अगर हम उसको छोड़ दें तो क्या कर दें, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आने का प्रयास करेगी। दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। नहीं समझ में आया? तो ये सारे के सारे कांटेक्ट फोर्सेस हो गए। फ्रिक्शनल फोर्स पूरा चैप्टर है, एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स ड्यू टू कोलिजन और फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग याद करना रिस्टोरिंग फोर्स है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। अब इन फोर्सेस के अलावा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हैं, ये लिखना है क्या आपको? अगर मन करे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है विश्वास की सरफेस जिस भी डायरेक्शन में होगी उसके 90 डिग्री पे बॉडी पे फोर्स लगेगा। मतलब विश्वास में कह रहा हूं कि मान लो कि भाई ये सरफेस है और ये किताब रखी हुई है, सही है? तो भैया सरफेस के 90 डिग्री पे विश्वास ये जो फोर्स लग रहा होगा ये कौन सा फोर्स होगा? सरफेस के 90 डिग्री। नहीं समझे? सरफेस अगर विश्वास हमने ऐसे कर दी और ये बॉडी ऐसे है तो अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। तो ये हो गई कांटेक्ट फोर्सेस। फिर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे आ जाते हैं जिनमें बॉडीज को एक दूसरे से टच करने की या छूने की कोई जरूरत नहीं, और कांटेक्ट फोर्सेस में बॉडी को टच करने की जरूरत है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में लिखा नहीं है, हाँ समझ में? ये पेपर में नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा। अभी जब हम लोग एफबीडीज पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे, ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो ये हटा दूं। इसके बाद आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स में। नॉन कांटेक्ट फोर्स आप सब जानते ही हो, तीन तरीके के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है? इसी साल पढ़ोगे F = G(m1)(m2) अपॉन किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स। किसी भी हिमांक और सुमित के बीच में ये फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इनका मास इतना कम है कि जो है हिमांक और सुमित के बीच में फोर्स लग रहा होगा, लेकिन मास इतना कम है कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को खींच नहीं रहे हैं। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। किसी भी दो बॉडी, अब भाई अर्थ और हिमांक पे लग रहा है तो अर्थ हिमांक को क्या कर लेगी? खींच लेगी। फिलहाल खींच ले रही है, आगे पता नहीं हिमांक है ना? तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स। सन अर्थ को खींचता है अपनी तरफ, खींच नहीं पाता है, तो सेंट्रीफ्यूज जो है वो रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल क्रिएट होता है ना। फिलहाल तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया ग्रेविटेशन। फिर दूसरा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, सही है? अब मैग्नेटिक फोर्स F बहुत सारी होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में क्या ही बताएं। F = QVV होता है, चार्ज पर लगने वाला, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4πI dl sin θ/r²। ये सब नाटक नहीं पढ़ना है, मैं परेशान ना हूं, नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है? फिलहाल मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना? अश्विनी जी समझ में आ रहा है? आगे देखो। तो इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स के बाद क्या आता है? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अश्विनी जी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? हाँ देखो मैडम ने सही कहा, दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स।
लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, समझ में आया? ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। समझे आपको ना? है ना? अब एक जरूरी बात और क्या है, जरूरी बात क्या है कि ये तीनों ही फोर्सेस देखो आप लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये तीनों ही फोर्सेस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब तीनों ही फोर्सेस घटेंगे अगर दूरी बढ़ती है। हिमांक और सुमित के बीच की अगर दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा। अगर दूरी डबल होगी तो ये 4 गुना कम होगा। अगर यहाँ 2r हो जाएगा तो ये 4 गुना कम हो जाएगा ना। 3 गुना करने पे 9 गुना कम होगा, 4 गुना करने पे 16 गुना कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने। और अगर दूरी घटेगी तो ये फोर्स उतना ही स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, सेम के साथ। तो ये सब तो हम लोग केवल क्या जान रहे थे अभी तक, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आगे समझ में, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट में 5, नॉन कांटेक्ट में 3, कहीं मस्कुलर फोर्स होता है। अच्छा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है भाई, वो तो फोर्स ही है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही। मसल फोर्स होता है, मजाक वाली बात नहीं, सही, ठीक है। और क्या, अरे अभी बहुत फोर्सेस हैं, मस्कुलर फोर्स है, विस्कस फोर्स है, अभी बहुत चीज, लेकिन अपने काम की अभी क्या है, बिल्कुल वो माइंड, बिल्कुल वो माइंड वाला जो फोर्स होता है। अरे वो जो यार एक्समैन फर्स्ट क्लास में था, हाँ एक्समैन में नहीं था वो डॉक्टर, कौन है टकला डॉक्टर, आओ इधर ध्यान दो। अच्छा बढ़िया नाम था डॉक्टर। अरे नहीं, डॉक्टर एक्स ही पेशेंट, डॉक्टर एक्स नाम था ना, जो अपने दिमाग से जो है सबको मतलब सोच लेता है। चलो अच्छा ठीक है, बढ़िया गे। अब आप लोग टॉपिक कर रहे हैं यहाँ से, इनर्शिया पढ़ते हैं। टॉपिक डालिए इनर्शिया। इनर्शिया क्या है भैया, ध्यान देना। इनर्शिया क्या है, आप सबको पता है कि अगर हिमानी बैठे हैं तो तब तक बैठे रहेंगे जब तक कोई बाहरी फोर्स इनको हिलाएगा, और तब तक चलते रहेंगे जब तक इनको कोई रोके ना। तो इनर्शिया हिमान की वो प्रॉपर्टी है कि वो तब तक रुके रहेंगे जब तक कोई चलाए ना बाहरी फोर्स लगा के, और तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई रोके ना बाहरी फोर्स लगा के। तो इनर्शिया क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, the inherent property of body by virtue of which, the inherent property of body by virtue of which the inherent property of a body by virtue of which a body continues to be in a state of rest, a body continues to be in a state of rest or in the state of uniform motion. A body continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external force is applied. Until and unless an external force is applied. तो inertia समझ में आ गया? बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं। अब इनर्शिया कितने प्रकार के हैं देखो बेटा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया।
है ना। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर, अभी ये सब बेसिक चल रहा है, एकदम ही हलवा, है ना। इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उसको चलाएगा। बात समझ आ गई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अभी इसके एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी मोशन में तो मोशन नहीं रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स ना रोके उसको। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तब तक उसी डायरेक्शन में चलेगी जब तक उसका डायरेक्शन चेंज ना किया जाए। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, शायद आपको याद आ जाएंगी चीजें। कि जैसे ट्रेन में बैठे थे लोग, ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन रुकी हुई है जगह, जब तक ट्रेन क्या है रुकी हुई है जगह, तब तक जो है हमारा पूरा शरीर वैसे ही बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली हमारा ऊपरी शरीर पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाता है ना, क्योंकि हमारा निचला शरीर जो है ट्रेन के साथ कहाँ चला जाता है? आगे। और ऊपर वाला शरीर अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए इनिशियली जब गाड़ी शुरू होती है तो अपर बॉडी जो है कहाँ आ जाती है? पीछे। समझ आ गया लोगों? पक्का ना? फिर आप लोगों ने ये एग्जांपल सुना होगा, कारपेट को पीटने से धूल निकल जाती है। कारपेट को जब पीटोगे तो कारपेट तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन धूल अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगी, इनर्शिया ऑफ, जिससे कारपेट से धूल अलग हो जाएगी। इसी तरीके से पेड़ों से सेब गिराने, तो पेड़ों की शाखाओं को हिला दो तो पेड़ की शाखा तो मोशन में आ गई, लेकिन जो फल है वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी प्रकार आपने कैरम खेला होगा, तो कैरम जब ऐसे वो पाइल ऑफ लगा देते हो कैरम बोर्ड, तो सबसे नीचे वाले में जब मारते होगे रेड पे रख के टक से, तो वो नीचे से निकल के सीधा गोल, तो ऊपर वाले उसकी जगह दे देते हैं। नहीं समझ में मेरी बात? तो वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे जो उसकी जगह देती है। नहीं समझ में आया? इसी तरीके से आप लोगों ने वो सुना होगा, एक ग्लास, एक ग्लास, एक ग्लास के ऊपर कार्ड रखा हुआ है। ग्लास के ऊपर क्या रखा है? कार्ड। तो एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, जैसे कार्ड निकाल लिया और उस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रख दिया। अब हमने कार्ड खींच लिया सिक्का अंदर, तो अभी कार्ड जो है वो इनर्शिया, वो मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का इनर्शिया ऑफ जो कि नीचे चला गया। ये सब आता है ना आपको, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया होगा। और आपने वो भी देखा होगा कि क्या कहते हैं, जब आप ट्रेन से उतरे, सुनिएगा बेटा, चलती हुई ट्रेन से उतरे हो कभी? बारिश चलती हुई ट्रेन से उतरे हो कभी? उतरना नहीं, मतलब चलती हुई ट्रेन से उतरने के लिए होता क्या है कि हम लोग पहले ट्रेन से जब उतरते हैं तो थोड़ी देर ट्रेन के साथ दौड़ना पड़ता है। ये नहीं कि उतरे और रुक गए, सीधा उनके बाद धप से गिरोगे। इसीलिए चलती ट्रेन से जब उतरो तो थोड़ी देर ट्रेन के साथ चलो, ताकि हमारा शरीर जो है एक्लिमेटाइज हो जाए। अरे मतलब इनर्शिया ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल क्या दोगे भाई? चलती ट्रेन रुकी, ट्रेन चल रही है चल रही है चल रही है और अचानक से क्या हो गई? तो हमारा आगे वाला शरीर कहाँ चला जाता है? ऊपर वाला शरीर कहाँ जाता है? आगे, क्योंकि निचला शरीर तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन ऊपर वाला शरीर अभी रेस्ट पे नहीं होता है। कार में बैठते हुए यही होता होगा, अचानक से झटका लगता होगा। और अब हिमान को लॉन्ग जंप करनी है तो हिमान लॉन्ग जंप खड़े खड़े थोड़ी कर देंगे, पहले थोड़ी दूर क्या करेंगे? दौड़ेंगे, अपने पूरी बॉडी को मोशन में लाएंगे ताकि लॉन्ग जंप ले सके। समझ आ रहा है सुमित भैया? तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल, अब मान लो आप कार में बैठे हो, कार में बैठे हो, कार में बैठे हो और अचानक से ड्राइवर ने ड्रिफ्ट, तो आप लोग उसके साथ कहाँ चले जाओगे? ऐसे जाओगे कि अपोजिट जाओगे? अपोजिट जाओगे, क्योंकि आप जा रहे थे सीधे तो आपकी अपर बॉडी सीधी रहेगी, लेकिन आपकी लोअर बॉडी जो है वो कार के साथ क्या हो गई? घूम गई। तो कार ऐसे गई तो आप ऐसे हो जाओगे।
नहीं समझ में आया? या फिर साइकिलों में मडगार्ड लगा होता है, साइकिल जब पहिया मारोगे तो आगे वाले पहिए में क्या लगा देते हैं चड्डा वालों? मडगार्ड। मेडगार्ड तो नहीं कहते उसको, मडगार्ड। हाँ, बचपन में मेडगार्ड कहते थे ना। तो मडगार्ड लगा होगा, तो मडगार्ड क्या करता है, जब पहिया घूमेगा तो मड ऊपर आ सकती है, तो इसलिए मडगार्ड लगा देते हैं ताकि घूमते पहिए से मड हमको करना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नहीं समझ में आया? वो ब्रेक डाउन्स वाला झूला झूले होगे ना, उसमें तो बहुत इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। सबको आ गया समझ में? ठीक है, बहुत क्लियर। तो लिखना तो नहीं है ये सब चीजें, तो ये टॉपिक लिख दो और कहो कि किताब से पढ़ो। इसमें हम क्या लिखा है? अभी कहाँ क्वेश्चन लगवा दें? सर मतलब क्वेश्चन वाला कैसे बना? बाकी छोड़ दे, ये यूट्यूब पे डाल देंगे, ये वीडियो पे डाल देंगे, वहाँ पे नहीं डाल। क्या चीज़? नहीं कर सकते। चलो इसके बाद लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक तो पूरा समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज तो बताई ही नहीं मैंने। देखो सुनो, इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है? बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास। बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मतलब अब जैसे हंसराज हाथी और पोपट लाल है, समझ लो ना बात को? जानते हैं ना आप लोग तारक मेहता में? तो हंसराज हाथी और पोपट लाल है। अब हंसराज हाथी बैठा है और पोपट लाल बैठा है, और दोनों पे हमने फोर्स लगाया, तो कौन जल्दी उठ जाएगा? हंसराज हाथी हमारे फोर्स को रेजिस्ट करेगा, मतलब हंसराज हाथी का इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। नहीं समझ पाए मेरी बात? हंसराज हाथी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और मान लो हंसराज हाथी दौड़ता हुआ चला रहा है विमान की तरफ, और एक तरफ पोपट लाल चला रहा है विमान की तरफ, तो आसानी से रुकेगा कौन? पोपट लाल। हाथी नहीं रुक पाएगा और सीधा दबा देगा विमान, है ना? तो लेकिन विमान में कम नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? जितना मास ज्यादा होगा बॉडी उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगी चेंज। ठीक है, तो न्यूटन का क्या बोला? फर्स्ट लॉ। पता है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in the state of uniform motion until and unless external forces। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है न्यूटन भैया का पहला लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। सही है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लिख लिए, a body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion until and unless external forces apply। ठीक है, सब बेसिक चीजें, आज केवल बेसिक ही चीजें चल रही हैं। अब इस चैप्टर से कोशिश करेंगे कि एडवांस के भी क्वेश्चन लगवा दें। मेंस के तो चलो हो जा रहे हैं, अब कोशिश ये रखेंगे कि एडवांस के भी क्वेश्चन आप लोग से लगवाएं। कर पाओगे? प्रयास करना, है ना? चलो बोलो भी, टॉपिक लिखो भैया, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम तो जानते हो ना? मोमेंटम मतलब कोई आदमी अगर आपकी तरफ चलता चला आ रहा है तो उतना आसान नहीं है उसके लिए रुकना। मतलब बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी बॉडी की, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा। या फिर जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? मोमेंटम। वही बात है, हाथी दौड़ता आ रहा है, पोपट लाल दौड़ता आ रहा है, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? हाथी का। अरे लेदर की बॉल, क्रिकेट खेलते होगे ना, तो लेदर की बॉल और रबर की बॉल, लेदर की बॉल को फेंकना भी मुश्किल है और रोकना भी मुश्किल है, और रबर की बॉल जल्दी से फेंक भी जाएगी, जल्दी से रुक भी जाएगी।
सीधी सी बात है ना, अगर की बॉल टक से पड़ती है और सीधा चौका, है कि नहीं? तो मोमेंटम किसी भी बॉडी पे मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? P इक्वल्स टू mv। यूनिट आप लोग जानते ही हो, P इज इक्वल टू kg की मास की kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। डायमेंशनली ये क्या हो गया? ml t माइनस। सही है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये देखो, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी क्या है? मास स्केलर। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मोमेंटम। आगे समझ में? इस वाले से क्या फॉर्मूला बन के आता है? अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एजेंडा, तो P1 by P2 इज इक्वल टू क्या होगा? V1 by V2, अगर मास क्या है? कांस्टेंट। और इस फॉर्मूले से क्या समझ में आएगा कि P1 by P2 इज इक्वल टू M1 by M2, लेकिन क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से P इक्वल टू mv हम लोग जानते हैं, सुनिएगा बेटा। तो P डिवाइडेड बाय m क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय m क्या हो गया? V। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इससे क्या बन के आएगा? v1 by v2 इज इक्वल टू m2 by m। v1 by v2 किसके बराबर होगा? m2 by m1। लेकिन तब जब कांस्टेंट क्या है? मोमेंटम। जब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। मतलब अब इसमें बहुत सिंपल सा एक सवाल बन गया, उत्कर्ष बताएंगे। उत्कर्ष बताइए, दो बॉडीज, एक का मास 10 किलो, एक का मास 20 किलो, को सेम मोमेंटम दिया गया, सही है? किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जिसका मास कम होगा। दो बॉडीज का अगर मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। आगे समझ में? विशाल ये समझ आ रहा है? टेस्ट तो नहीं बता रहे हैं। ये सब तो 10वीं की चीज है। चिंता बेटा, बड़ी स्माइल आ गई चेहरे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ सबको समझ में आ गया? अब ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव मतलब नेचर बेस्ड, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, है ना? तो अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोग पढ़ोगे वो कैलकुलेशन बेस्ड है, क्वांटिटेटिव लॉ। देखो, अच्छा तो पहले इसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करा दें क्या? चलो बात हाँ, P is equal to under root 2mk वाला रिलेट करा दें क्या उससे? करा ही देते हैं। और उधर देखो, फिर सेकंड लॉ लिख तो नहीं न्यूटन सेकंड लॉ? हाँ, लिखना नहीं। देखो देखो, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये भी 10वीं वाली चीज है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है? अच्छा, आप सबको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू mv होता है और P इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू के भी होता है। सबको पता है फॉर्मूला? मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होता है अंडर रूट 2m के 10वीं में था ये चीज, ठीक है? अब भैया इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो बॉडीज की, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसी का क्या ज्यादा होगा? अगर k कांस्टेंट तो जिसका m ज्यादा उसी का p ज्यादा।
तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, P1/P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 अपॉन, इन सब क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल लग जाते, इन सब फॉर्मूले में न्यूमेरिकल लग जाते हैं सटासट, समझ आ रही है। इसी प्रकार अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो सुन रहे हो ना भैया, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका क्या ज्यादा, मोमेंटम। तो P1/P2 इज इक्वल टू अंडर रूट K1/K2, लेकिन मास कांस्टेंट होना चाहिए, सही है। इसी प्रकार देखिएगा, P इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk में P डिवाइडेड बाई रूट m इज इक्वल टू रूट 2k। इसका मतलब अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास, मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ये सब 10वीं में पढ़ रखा है आप लोगों ने, कुछ भी नया नहीं है इसमें। इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, K1/K2 इज इक्वल टू M2/M1 अगर मोमेंटम क्या है। तो तुरंत जब एक बात बहुत क्लियर समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी बड़े से मेंस के क्वेश्चन में, एडवांस के क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन के कंसेप्ट पकड़ा देगा, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। लिखता हूं, चलो इसके बाद क्या बोला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन भैया का दूसरा लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है भैया, न्यूटन का दूसरा लॉ कौन बता देगा, जो बता देगा उसको समोसा मिलेगा आधा, जो बता देगा क्वांटिटेटिव लॉ उसको आधा समोसा मिलेगा। What is Newton's second law of motion? What is न्यूटन, कोई बता सकता है, आखिरी होगा समोसा, चलो देखो, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये क्वांटिटेटिव लॉ है। क्वांटिटेटिव का मतलब इसी लॉ से कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता चलता है। भाई पहले लॉ ने कह दिया फोर्स जब तक नहीं लगेगा बॉडी चलती रहेगी, नहीं रुकी रहेगी, ठीक है। अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या लग रहा है वो कौन बताएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ। बात समझ आ रही है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी is directly proportional to the force applied on the body and the change takes place in the direction of force applied। समझ, न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है कि जो बॉडी में मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज हो रहा है, बॉडी में मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी पे फोर्स कितना लगाया गया। मतलब मान लीजिए कि भाई हमने जो है किसी चीज को धीमे से पुश किया तो उसकी स्पीड 0 से 2 किलोमीटर पर आवर हुई। हमने उसी चीज को तेजी से पुश किया तो उसकी स्पीड 0 से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। किस केस में मोमेंटम में चेंज ज्यादा आया, 0 से 10 वाले में। कब, जब हमने फोर्स क्या लगाया, ज्यादा लगाया। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। इसको प्रूव कर लोगे, इसका प्रूफ भी होगा 9th क्लास में था यार। तो देखो बताओ, बॉडी का इनिशियल मूवमेंट, जैसे हिमांक है तो हिमांक चल रहे हैं, हिमांक का मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। हिमांक चल रहे हैं किसी वेलोसिटी u से, है ना। अब उन पे लगाया गया पीछे से फोर्स, ठीक। तो इनका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हिमांक बाबू का mv
तो हिमांक का मोमेंटम में चेंज आया, कितना चेंज आया हिमांक का मोमेंटम में? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम होगा, ये कौन सा मोमेंटम होगा? तो दोनों माइनस कर दो तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। चेंज मतलब डेल्टा पी। तो P2 की जगह क्या लिखोगे? mv, और P1 की जगह क्या लिखोगे? mu। मास बाहर, v माइनस u। आया कि नहीं आया? और v माइनस u क्या होता है? डेल्टा v। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब रेट ऑफ चेंज कितना होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम को किससे डिवाइड करा दो? टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया m। भाई इधर डेल्टा t से डिवाइड किया, इधर डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, तो सही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया मास, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। F equals to ma, where F equals to, आ गया होगा समझ में? था ना 9th क्लास में, पढ़े होगे ना बचपन में, समझ गए? करना हो कर लो। हो गया? ये सबको क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? अभी देखो ये क्या न्यूटन का सेकंड लॉ लिखवाएं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा। आगे सबको समझ में? लिखने की जरूरत तो है। चलिए यूनिट्स ऑफ फोर्स तो सब लोग जानते हो ना भाई? सुनिएगा बेटा, F इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की यूनिट सब लोग जानते हैं। SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। CGS यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। सब बातें आप लोगों को पता है। और भी यूनिट्स होती हैं, KGF, ग्राम फोर्स, पता है ना सबको? 1 ग्राम फोर्स में 1 किलोग्राम फोर्स में 10 न्यूटन होते हैं या 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 ग्राम फोर्स में 980 डाइन या 1000 डाइन होता है। अगर इसमें 9.8 है तो सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कुछ भी इसमें देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है? चलो क्लियर हो गया सबको? अब भैया आप लोग एक बात समझ लो फोर्स के बारे में। एक न्यूटन 10 की पावर 5 है। अबे 7 तो अर्ग में होता था पहले। चलो अच्छा, ये सब ना पूछा करो, सब जा रहा है इसमें, दुनिया देखेगी ये सब। लाइव चल रहा है क्या सर? हैं? लाइव चल रहा है क्या? इधर देखो। अच्छा फिलहाल आप लोग को एक बात बताते हैं, सभी लोग ध्यान दें। चड्डा, हम कह रहे हैं कि भाई जैसे चड्डा है तो भाई एक फोर्स लगा 2i माइनस प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है? तो आप सबको पता है कि ये जो फोर्स है इसका जो x कंपोनेंट है वो कितना है? 2 न्यूटन। y कंपोनेंट कितना है? और इसका z कंपोनेंट क्या है? तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भैया,
इसीलिए इसको भी हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अभी काफी आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। अच्छा, अगर fx जो है वो 2 न्यूटन है, ठीक है, और fx का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x। fx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और एक्सेलरेशन अलोंग x इज, आप लोग चाहो तो dvx/dt कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dvx/dt। तो यहां से जो चीजें निकालनी है वो निकाली जा सकती है। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से ये इसी तरीके से क्या किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सब वही बेसिक चीजें हैं वेक्टर फॉर्म में जो बताई जाती हैं। अब भैया चैप्टर शुरू होता है यहां से, लिखो टॉपिक डालो। अब यहां से चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई हो जाएंगी। एक तो बुक आई नहीं है, बेसिक ही चीजें बताई है, शब्द नया बताई। टॉपिक डालो इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी कि इम्पल्स का मतलब वो फोर्स जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इम्पल्स। अ फोर्स व्हिच एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ फोर्स व्हिच एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, a force which acts for a very short time period is impulse। मतलब बहुत छोटे समय के लिए एक्ट करना फोर्स, इसका फॉर्मूला देखो, इम्पल्स को J से डिनोट करते हैं, ठीक है, इम्पल्स डिनोट किया तो J इज इक्वल टू F इनटू डेल्टा T। वो फोर्स जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए एक्ट कर रहा है वो फोर्स कौन सा है? इम्पल्स। सीधी सी चीज, ठीक है। अब इम्पल्स सभी लोग बोर्ड पे देखना बेटा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एवरेज, है ना। और डेल्टा टी चला गया, क्या बचा? J is equal to m into delta v। What is m into delta v? Change in momentum, ठीक है ना। तो इम्पल्स जो है वो मोमेंटम का चेंज ही सिग्निफाई करता है, डिनोट करता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, इम्पल्स को जरा फील कर लो। जैसे होता है क्या है, क्रिकेट खेले हो कभी? क्रिकेट खेली है? खेली है ना, मतलब ये प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि जब बैट से बॉल टकराती है तो बहुत थोड़े समय के लिए फोर्स लगता है। जब बैट से बॉल टकराएगी तो बहुत थोड़े समय के लिए फोर्स लगता है, वो थोड़े समय के लिए लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। जब आप क्रिकेट खेलते हो, कैच करते हो बॉल, देखो ऐसे बॉल को क्या किया आपने? कैच किया। तो जब बॉल को कैच करते हो तो हाथ पीछे करते हो, क्यों करते हो बताएंगे। फिलहाल बॉल कैच करते हो तो थोड़े समय के लिए फोर्स लगता है हाथ में, वो क्या कहलाता है? इम्पल्स लगता है, सही है। बात समझ आ रही है? जैसे कांच का ग्लास है, दिमाग कांच के ग्लास में क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और कांच के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पीते पीते इनके पीठ पे किसी ने टपली मारी, टप से सर पे, तो इनके हाथ से कांच का ग्लास क्या हो गया? छूट गया। कांच का ग्लास जैसे ही छूटा, जमीन पे टकराया और एक इंपल्स क्रिएट हुआ जिससे कांच का ग्लास टूट गया। नहीं समझ में आया? तो एक ऐसा फोर्स जो बहुत छोटे समय के लिए एक्ट करता है वही सब क्या कहलाता है? इम्पल्स। अब इस इम्पल्स को कम कैसे किया जाए? बात समझिए, फोर्स को कम कैसे किया जाए इम्पल्स की? ये लिख लिया? लिख लिया होगा ना? हाँ जल्दी से लिखो, जल्दी से। अरे ये सब बकवास बोलते आता हूँ।
माइनस पॉइंट क्यों यूज करते हैं? ठीक है, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। जो भी कम से कम रोज 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना, 8 घंटे से कम अनुभव अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्या ही कर रहे हो। फिर वही उसी वाली बात याद कर लो, वही एवरेज रहने से अच्छा है फेल हो जाओ। याद है ना मेरी बात? अपना धंधा पानी सेट कीजिए, बिजनेस कीजिए, एवरेज रहने से तो अच्छा ही है। ना उधर के रहो ना इधर के रहो, बीच में अटके रहो। चलो फिलहाल तो इम्पल्स ऑफ फोर्स समझने के लिए, अच्छा क्रिकेटर अपना हाथ पीछे क्यों करता है जब बॉल को कैच करता है? कौन बता सकता है? सर क्योंकि वहाँ सर मैडम कुछ कह रही है। हाँ मैडम। सर क्योंकि हाँ चलो पारस बोलो। तुम बोलो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चला करता है, हम ही बता दे रहे हैं तो सब लफड़े बात। इम्पल्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लो भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सुन रहे हो बेटा? तो फोर्स इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है। डेल्टा टी क्या है? स्मॉल टाइम पीरियड, या इसी को आप क्या कह सकते हो? चेंज इन टाइम भी तो है ये चीज। अच्छा चेंज इन टाइम वैसे बहुत छोटा टाइम पीरियड होगा। अब हम समझा क्या रहे हैं? होता क्या है कि जब क्रिकेटर अपना हाथ पीछे करता है ऐसे, तो उसको इतू सा टाइम ज्यादा मिल जाता है बॉल को रेस्ट पे लाने के लिए। बॉल को रेस्ट पे लाने के लिए समय क्या मिल जाता है? ज्यादा। और डेल्टा टी बढ़ जाने से फोर्स क्या लगता है? कम, जिससे उसके हाथ पे चोट नहीं लगती। नहीं समझ पाए? तो हाथ पीछे किया जिससे डेल्टा टी क्या हो गया? ज्यादा। रेस्ट पे आने के लिए बॉल को ज्यादा टाइम मिल गया जिससे फोर्स बना कम, आसानी से कैच कर लिया। इसी तरीके से अगर आप कांच के ग्लास को अगर आप लोग मार्बल पे गिराओगे टूट जाएगा, चिकनाचूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेड पे गिराओगे तो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? टूटेगा क्योंकि बेड पे जब गिराओगे तो बेड थोड़ा सा क्या होता है? फ्लफी, है ना? तो बेड क्योंकि फ्लफी होता है तो जो कांच का ग्लास है वो रेस्ट पे आने के लिए, यशस्वी सुन रहे बेटा, रेस्ट पे आने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। और जब वो रेस्ट पे आने के लिए टाइम ज्यादा लेगा चड्डा, तो उसमें फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। इसी तरीके से चड्डा लॉन्ग जंप करने जा रहे हैं, तो चड्डा जब लॉन्ग जंप करने गए तो किस पे कूदे? सैंड पे कूदे। मार्बल पे क्यों नहीं कूदे? क्योंकि जब वो सैंड पे कूदे होंगे तो रेस्ट पे आने के लिए चड्डा की बॉडी को टाइम मिल गया होगा, जिस पे उनको फोर्स क्या लगा होगा? अब चड्डा के साथ हो गया धोखा। जैसे ही कूदे पारस ने जो है मार्बल आगे कर दिया। तो बात अलग है। इसी तरीके से शॉक एब्जॉर्बर्स भी वही काम करते हैं जो गाड़ियों में लगे होते हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया। ये क्लियर हो गया सबको? वो ट्रेनों में भी शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं ना बीच बीच में। वो क्या करते हैं? शॉक एब्जॉर्ब करके उस बोगी को रेस्ट पे आने के लिए समय मिल जाता है, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर को दिक्कत नहीं, है ना? चलो भैया, तो ये लिखवाने की जरूरत है कि समझ आ गया है आप लोगों को? इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो समझ ना आ गया आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको ये बताओ न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको पता है। ठीक है, जमीन पे चलोगे, जमीन कहाँ चल रहा है? बोलो बेटा, तो भी क्या बोल रहे हो उसमें? तो भैया होता क्या है कि न्यूटन का तीसरा लॉ तो हर जगह है ना। अगर आप चल रहे हो तो जमीन, जैसे किताब रखी हुई है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो इस बुक का मास क्या हो गया? m। ये बुक नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगी? mg। F इज इक्वल टू mg। और इस बुक पे ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ गए?
तो ये लगा ग्रेविटेशनल एनर्जी और ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन आर। तो बुक ने टेबल पे लगाया एक्शन, बुक ने टेबल पे क्या लगाया एक्शन, और टेबल ने बुक को दिया रिएक्शन, जिससे बुक वहीं की वहीं बनी हुई है, क्योंकि आर और mg क्या है इक्वल है, और r माइनस mg कितना हो गया 0, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, और नेट फोर्स 0 हो गया है, इसीलिए बुक अपनी जगह पे है। नेट फोर्स क्या हो गया है, इसीलिए बुक अपनी जगह पे बनी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो आप लोग यहीं पे वेक्टर की स्टेट समझ रहे हैं, वेक्टर्स भी समझ लोगे। आर ऊपर लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है, दोनों ही तो फोर्सेस हैं, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और एक फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ। आया समझ में? तो r माइनस mg निकलेगा नेट फोर्स, और ये कितना आएगा यहाँ पे 0, अगर बॉडी रेस्ट पे है। नहीं समझ पाए? सिंपल है। अभी यही छोटी छोटी चीजें मिलके एफबीडी वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम वाले, ठीक है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ लिखवाना है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है? और हर जगह काम आता है। गन फायर की हो कभी, है ना? तो जब गन फायर करते हो तो अगर आप लोग को दो नल्ली चला रहे हैं, चला है ये सिंगल बैरल वो चला है, तो कंधे पे रखते होगे, और कंधे पे जैसे ठाए करते हो तो हल्का सा कंधा क्या आता होगा पीछे आता होगा, है कि नहीं? सलमान खान की पिक्चरों में ऐसा नहीं होता। वो हाथ में जो है वो क्या कहते हैं उसको यार, भाई उसको कुछ कहते हैं, अरे यार वो हाथ में उसका कुछ स्पेशल नाम है, वो जो हाथ में रख के ऐसे ढाई 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 करता है। अरे जो यार आर्नल्ड ने किसी मूवी में किया था, अच्छा हमको नहीं याद आ रहा है, अच्छा नाम है उसका कोई। तो होता क्या है कि भारी गन चलाओगे तो जितनी तेजी से बुलेट्स आगे जाएंगे, वो एक आगे की तरफ, बेटा सुन रही ना, सुनिए समझिए पहले। हम कह रहे हैं कि जैसे ही आप बुलेट फायर करोगे तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 0, क्या रही होगी? जैसे ही आपने गन फायर की, ट्रिगर दबाया, बुलेट की वेलोसिटी क्या हो गई v, तो वेलोसिटी 0 से v हो गई, मतलब मोमेंटम में चेंज आया। मोमेंटम में क्या आ गया, और मोमेंटम में चेंज आने से क्या क्रिएट हुआ होगा, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या क्रिएट होता है, फोर्स। और फोर्स वो वाला फोर्स जो है, जिस फोर्स से बुलेट आगे गई, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम से गन क्या आएगी और कुछ फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स नहीं लगाएगी, उतनी ही मोमेंटम से गन क्या आएगी पीछे। मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट से, मतलब mv से बुलेट आगे गई, और मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन से गन क्या आई पीछे। तो जितने मोमेंटम से वेलोसिटी, जितनी मोमेंटम से बुलेट्स आगे गई होंगी, उतनी ही मोमेंटम से गन कहाँ आई होगी पीछे। और उस मोमेंटम को रोकने के लिए हमने फोर्स लगाया होगा कंधे से। फील आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए जरूरी होता है कि पीछे आने वाली गन को रोका जाए। वो पिक्चरों में जो दिखा देते हैं कभी कभी इधर उधर का, वो दिखा देते हैं टच। क्या समझ में क्लियर हो गया? क्या टाइम